आज कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, जिसमें सबसे पहली जानकारी यह है कि भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे अमेरिका के 50% टैरिफ के चलते भारत की टेक्सटाइल उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था। पर भारत ने अब एक ऐसा कदम उठाया है जिससे भारत की टेक्सटाइल उद्योग को होने वाले नुकसान में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। भारत सरकार ने अब यह कदम उठाया है कि अब विदेशों से आयात होने वाले कॉटन पर कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी को फ्री कर दिया है, जिसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यापारी विदेश से कॉटन का आयात करता है तो उसे अब कोई टैरिफ या ड्यूटी नहीं देनी होगी। अब यहाँ पर अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ रूल अर्थात रिसिप्रोकल टैरिफ नियम के अनुसार अगर भारत अमेरिका से कॉटन का आयात करता है और उससे बने कपड़ों को अमेरिकी बाजार में बेचता है तो इससे उन कपड़ों पर अमेरिका में कोई टैरिफ नहीं लगेगा। सरल शब्दों में कहें तो इससे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोई नुकसान नहीं होगा। पर यहाँ मुझे ये बात खटक रही है कि अमेरिका भारत को कॉटन का निर्यात किस कीमत पर करता है। अगर ये कीमत अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भारत में बनने वाले कपड़ों का मूल्य स्वाभाविक रूप से महंगा हो जाएगा और उसकी तुलना में जिन देशों पर अमेरिका ने भारत के मुकाबले कम टैरिफ लगा रखा है और यदि उस देश की कपड़े की कीमत भारत के कपड़ों की कीमत से कम होती है तो इसका प्रभाव भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर दोबारा पड़ सकता है। खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि अभी व्यापार को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है और उसमें जो भी आगे निकल कर सामने आता है तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। वहीं दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर रूस और यूरोपीय देशों में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही है। जहां पहले ट्रंप ने नाटो देशों को अपने डिफेंस बजट को अपनी जीडीपी का 5% करने को कहा था, वहीं दूसरी ओर डेनमार्क में ड्रोन के हमलों और मॉस्को द्वारा एस्टोनिया और पोलैंड में हवाई घुसपैठ ने इस आशंका को और बढ़ा दिया है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध यूरोप की सीमाओं से आगे बढ़ सकता है। इस बात को लेकर यूरोपीय देशों ने अपनी सैन्यकरण को और तेज कर दिया है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को दक्षिणी रूस में एक विदेश नीति मंच को संबोधित करते हुए यूरोप के सैन्यकरण का जवाब देने का वादा किया था। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि हम यूरोप के बढ़ते सैन्यकरण पर कड़ी नजर रख रहे हैं। रूस द्वारा जवाबी कार्रवाई में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे खतरों का जवाब बहुत महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने आगे कहा कि रूस कभी भी कमजोरी या अनिर्णय नहीं दिखाएगा। अपने संबोधन के दौरान पुतिन ने यूरोप पर बढ़ते सैन्य खर्च का बहाना बनाने के लिए उन्माद भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि रूस कोई खतरा नहीं है। रूसी राष्ट्रपति ने सभी से शांत रहने को कहा है। अपने संबोधन में पुतिन ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन में नाटो गठबंधन से लड़ रहा है। वहीं इस दौरान पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के उस बयान का भी मजाक उड़ाया जिसमें कहा गया था कि रूस एक कागजी शेर है। पुतिन का दावा कि यह देखते हुए कि हम पूरे नाटो समूह के साथ युद्ध में हैं और आगे बढ़ रहे हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और फिर भी हमें कागजी शेर कहा जाता है, तो फिर नाटो क्या है। वहीं तीसरी जानकारी में बुधवार को चीन दौरे के अंतिम दिन एक प्रेस वार्ता में पुतिन ने अपने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन पर दबाव बनाने को लेकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने भारत और चीन जैसी शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ उपनिवेशकालीन दौर के दबाव बनाने वाली रणनीति अपनाने के लिए ट्रंप की निंदा की और कहा कि साझेदार देशों के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। पुतिन ने चीन यात्रा के अंतिम दिन बुधवार को बीजिंग में पत्रकारों से कहा, भारत और चीन ऐसी शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक है। इनके अपने घरेलू राजनीतिक तंत्र और कानून है। इसलिए जब आपसे कोई कहता है कि वह आपको दंडित करने जा रहे हैं तो आपको उन बड़े देशों के नेतृत्व के बारे में विचार करना होगा जिनके इतिहास में भी कठिन दौर रहे हैं, उपनिवेशवाद का सामना करना पड़ा था और उनकी संप्रभुता पर लंबे समय तक हमले हुए थे। इसके आगे पुतिन ने ट्रंप की समझ पर सवाल उठाते हुए भी कहा कि आपको यह समझना होगा कि अगर उनमें से कोई कमजोरी दिखाता है तो उसका राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने ट्रंप के टैरिफ वार के चलते अपने भाषण में इस बात को स्वीकार किया था कि इस तरह के समय में उनके राजनीतिक करियर पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसके साथ ही मोदी जी ने यह भी कहा था कि वो भारत के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों इत्यादि के हितों के लिए एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हुए हैं और किसी भी हालत में वे भारत के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों इत्यादि का कोई भी अहित नहीं होने देंगे, फिर चाहे कुछ भी हो।
इसके अलावा जर्मनी के एक न्यूज़पेपर के अनुसार मोदी जी ने ट्रंप के कॉल को 4 बार उठाने से मना कर दिया, जो यह दर्शाता है कि अमेरिका चाहे भारत पर कितना भी दबाव बना ले, भारत किसी भी हालत में झुकने वाला नहीं है। इससे पुतिन की इस बात को बल मिलता है कि ट्रंप की टैरिफ वार एक तरह से भारत के उस औपनिवेशिक काल की याद दिलाता है जब भारत ब्रिटेन का एक गुलाम देश था और भारत का हर एक निर्णय पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिया जाता था, तो बाद में 1857 स्वतंत्रता संग्राम के बाद से लेकर 1947 तक ब्रिटेन की संसद द्वारा। अतः पुतिन द्वारा यह कहा जाना कि अमेरिका एक औपनिवेशिक रणनीति अपना रहा है, तो यह कहना गलत नहीं होगा, बल्कि काफी हद तक सही ही है। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति ने इन देशों और नेताओं को समझने में ट्रंप की समझ पर सवाल भी उठाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खास तौर पर भारत को रूसी तेल खरीदने को लेकर निशाना बनाया है। वह भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, जबकि चीन पर प्रारंभ में 145% टैरिफ थोपा था, लेकिन बाद में इससे पीछे हटते हुए बीजिंग के साथ एक अंतरिम समझौता किया और टैरिफ को घटाकर 30% कर दिया था। यहाँ यह बात जानना जरूरी कि अमेरिका ने चीन के टैरिफ को 30% मतलब भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ से इसलिए कम कर दिया था क्योंकि अमेरिका को चीन के रेयर अर्थ मटेरियल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ऐसे में अगर वो अपने टैरिफ को कम ना करता तो इसके जवाब में चीन अमेरिका को अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई को भी बंद कर सकता था, जिसका अमेरिका पर बुरा असर पड़ता। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी अमेरिका से ही निकलकर सामने आ रही है, जिसमें अब अमेरिकी सामरिक मामलों के विशेषज्ञ एशले जे टेलिस ने कहा है कि अमेरिका को रूस यूक्रेन संघर्ष में शांति स्थापना को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हताशा के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना बंद कर देना चाहिए। एशले जे टेलिस ने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप को यूक्रेन शांति पहल के संबंध में उनका जीवन कठिन बनाने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए भारत को निशाना बनाना बंद करें। आगे एशले जे टेलिस ने साफ किया कि जब तक राष्ट्रपति पुतिन अपने मूल उद्देश्यों पर अडिग रहेंगे, ना तो प्रधानमंत्री मोदी और ना ही राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन में शांति स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पुतिन केवल इसलिए युद्ध नहीं रोकेंगे क्योंकि विदेश में उनके सबसे अच्छे दोस्तों ने उन्हें मना लिया है। यहाँ पर एशले का कहना बिल्कुल सही है कि अब युद्ध को रोकना जेलेंस्की और पुतिन के हाथों में ही है। इसमें तब तक ना अमेरिका कुछ कर सकता है और काफी हद तक भारत भी कुछ नहीं कर सकता है, जब तक शांति के लिए दोनों ही देश यूक्रेन और रूस कुछ महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाते हैं। वैसे भी रूस कुछ दिनों पहले ही कह चुका है कि यदि यूक्रेन शांति चाहता है तो उसे मॉस्को में आकर पुतिन से बात करनी होगी, अन्यथा रूस इस युद्ध को हथियारों से ही खत्म करेगा। एशले का कहना भी सही है कि अमेरिका को भारत को निशाना बनाना बंद करना चाहिए, क्योंकि रूस से तेल आयात करने के मुद्दे को लेकर अमेरिका ने भारत पर जो अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर रूसी तेल के आयात पर बात की जाए तो रूस से चीन भारत से ज्यादा तेल आयात कर रहा है। जहां 2024 में चीन ने 62.6 अरब अमेरिकी डॉलर का रूसी तेल आयात किया, वहीं दूसरी ओर भारत ने केवल 52.7 अरब अमेरिकी डॉलर का रूसी तेल आयात किया था। वहीं पांचवी सबसे चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जहां एक ओर डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2 महीनों से भारत पर ही नजरें गड़ाए बैठे हैं और इंडिया पर टैरिफ बम फोड़ते रहे, और दूसरी ओर अमेरिका के सबसे बड़े दो दुश्मन चीन और रूस ने गैस पाइपलाइन की सबसे बड़ी डील कर डाली, या यूरोप और अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। रूस की गैज़प्रोम PGSC ने कहा कि उसने मंगोलिया के रास्ते चीन तक लंबे समय से प्रतीक्षित पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और अन्य मार्गों के माध्यम से आपूर्ति का विस्तार करेगी। इन समझौतों पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की चीन यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी पिछले महीने खबर दी थी कि चीन मौजूदा पाइपलाइन के माध्यम से और अधिक रूसी गैस खरीदने की कोशिश कर रहा है। जहां अमेरिका चीन को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिमी देशों के उन कदमों की आलोचना की है जिनसे उन्हें लगता है कि मॉस्को और बीजिंग एक दूसरे के करीब आ गए हैं। यहाँ अमेरिका टैरिफ वॉर के चलते यह भी भूल गया है कि जहां अमेरिका ने चीन की तेजी से बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत से निपटने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड का निर्माण किया था, अब अमेरिका के टैरिफ वॉर के चलते क्वाड के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। वहीं दूसरी ओर चीन और रूस के बीच 2021 के मुकाबले व्यापार $245 बिलियन के ऑल टाइम
हाई पर पहुंच गया है। 2021 से यह 68% अधिक है। गैज़प्रोम के सीईओ एलेक्सी मिलर ने कहा कि गैज़प्रोम और सीएनपीसी ने आपूर्ति को 33 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष से बढ़ाकर 44 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त दोनों ने सुदूर पूर्वी मार्ग से गैस आपूर्ति को 10 बिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़ाकर 12 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष करने पर भी सहमति व्यक्त की है। छठी जानकारी पर बात करने से पहले मैं आप सभी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि यहाँ इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि सेमीकंडक्टर चिप्स के भारत में निर्माण को लेकर वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर निर्माण और डिस्प्ले निर्माण को बढ़ावा देना था। तब से लेकर मोदी जी अभी तक विदेशी कंपनियों को जो सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण करती है वो भारत में आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य के चलते को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित कर रहा है। यहाँ यह बात भी जानना जरूरी है कि अभी कुछ दिन पहले अगस्त के महीने में पीएम मोदी को विक्रम नामक पहली भारत में बनी चिप भेंट की गई थी। इसको इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने विकसित किया था। इसी साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किला की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि मेड इन इंडिया चिप 2025 के अंत तक बाजार में आ जाएगी। इसी क्रम में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और भारत को सेमीकंडक्टर चिप का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के मोदी जी के संकल्प को लेकर अभी हाल ही में एक डच की एक दिग्गज कंपनी ASML जो सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करती है उस कंपनी के सीईओ से प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात हुई थी जो करीब 2 घंटे तक चली। इस मुलाकात के बाद जब ASML कंपनी के बड़े अधिकारी डच सेमीकंडक्टर दिग्गज ASML के वैश्विक जनसंपर्क मामलों के कार्यकारी उपाध्यक्ष फ्रैंक हेम्सकर्क से जब कंपनी के सीईओ की मोदी जी के साथ बैठक के बारे में पूछा गया कि ये बातचीत कैसी रही तो फ्रैंक हेम्सकर्क से रहा नहीं गया और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि यूरोपीय नेताओं से तो मुलाकात करना इतना आसान नहीं है पर मोदी जी के इस मामले में ठीक इसका उल्टा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने न केवल उनकी बात सुनी बल्कि कंपनी से प्रतिक्रिया देने का आग्रह भी किया।